सृष्टि में मनुष्य ने जब से बोलना सीखा है, उसी के साथ उसने कहानी सुनना एवं कहना भी सीखा है। मनुष्य के रहस्य से भरे हृदय में दूसरों को जानने और अपने अपने आत्मकथ्य को अभिव्यक्त करने की उत्सुकता ने ही कहानी को जन्म दिया है। कहानी तो कालजयी है। मानव मन के ज्ञात अज्ञात रहस्य से भरे परिवेश के रहस्यों की खोज अनादिकाल से कहानीकार करता आ रहा है। हर देश अपनी विशेष सामाजिक अवस्था में अपनी सुविधाओं और साधनों के अनुरूप ही ज्ञान विज्ञान का विकास करता है, और जब हम कई देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब हमें उनमें आश्चर्यजनक समानता मिलती है। ज्ञान के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए लेखन को माध्यम के रूप में सभी सभ्य देशों ने स्वीकार किया है। ये बात अलग है कि लेखन का प्रारंभ कहीं चमड़े पर हुआ, कहीं कपड़े पर और कहीं पत्थरों या भोज पत्तों पर। सबसे पहले मनुष्य ने किस विधा में लिखना शुरू किया होगा, ये कहना तो कठिन है, किंतु विद्वानों की दृष्टि में कहानी ही पहली विधा होगी। और आज यही विधा साहित्य की सशक्त एवं सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। समाज के सभी वर्ग, क्या पाठक, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या पंडित, क्या मूर्ख, क्या धनवान, क्या निर्धन, सभी कहानी के रसास्वादन के लिए प्रत्येक क्षण आतुर रहते हैं। अनेक विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल से ही भारत कहानी साहित्य का प्रमुख स्थान रहा है। डॉक्टर राधेश्याम गुप्त के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से 5000 वर्ष से भी पूर्व भारत में कहानी प्रचलित थी। पाश्चात्य विद्वान भी इस मत को मानते हैं कि कहानी का उद्गम स्थल भारत ही है। श्री N.M. पेजर के मतानुसार भारत से ही कहानी की रचना का विधान फारस के निवासियों ने सीखा, जहां से इस कला को अरब, मध्य पूर्व एशिया, कुस्तुनतुनिया, वेनिस आदि देशों के साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ। बुकेशियो, चौसर, फॉन्टेन आदि साहित्यकारों की रचनाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डॉक्टर राइस डेविस और ऑन्टो किलट की भारतीय कहानियों की प्राचीनता को स्वीकार करते हैं। प्राचीन कथा साहित्य के अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि भारत का कथा साहित्य अत्यंत ही समृद्धशाली रहा है। वस्तुतः पूर्व व पश्चिम देशों में भारतीय लोक कथाएं अत्यंत प्रचलित हो चुकी थी। उसी प्रकार पश्चिमी देशों की लोकप्रिय कहानियां सहस्त्र रजनी चरित, लैला मजनू, शीरी फरियाद इत्यादि लोकाख्यान भारत में भी लोकप्रिय हुए। पाश्चात्य साहित्य प्रभाव एवं संपर्क के कारण भारतीय कहानी तर्कातीत, अति प्राकृत और अतिरंजित आस्थाओं के घनीभूत आवरण से निकलकर तर्क संगत विचारों के प्रकाश में आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे हिंदी कहानी प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक हो गई। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में गद्य के विकास के साथ अन्य गद्य रूपों की भांति कहानी का भी आरंभ हिंदी साहित्य में पहले अनुवाद रूप में हुआ। मौलिक रचनाएं बाद में लिखी गई। मुख्य रूप से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी कथाओं का अनुवाद किया गया। आधुनिक गद्य साहित्य के निर्माताओं में मुंशी
सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र के नाम आते हैं। सन 1855 और 1860 के बीच इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे आचार्य शुक्ल शिल्प की दृष्टि से न कहानी के अंतर्गत स्वीकार करते हैं और न उपन्यास के, क्योंकि ये रचना कहानी की अपेक्षा बड़ी है और उपन्यास की तुलना में संक्षिप्त। लल्लू लाल जी ने साहित्य रचना में अधिक योग दिया। उन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक तथा प्रेम सागर के नाम से भागवत के दशम स्कंद की कथा का अनुवाद किया। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान में पौराणिक कथा का गद्य रूप प्राप्त होता है। कुछ विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे की हिंदी की रचना राजा भोज का सपना को भी हिंदी की आरंभिक कहानी मानते हैं, किंतु ये भी शिल्प की दृष्टि से बहुत लंबी ठहरती है। रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना दोनों ही महत्वपूर्ण जीवन वृत्त को समेटने का प्रयत्न करती है। भारतेंदु जी की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और राधाचरण गोस्वामी की यमलोक यात्रा स्वच्छ कल्पना से मिश्रित व्यंग है। इस समय कहानियों में सामायिक सामाजिक जीवन की कल्पित कहानियों का सृजन हुआ। भूत से वर्तमान को अधिक महत्व दिया गया तथा व्यंग का समावेश हुआ। संस्कृत साहित्य में आधुनिक कहानी के समकक्ष आख्यायिका, कथा, कथानिका या कथालिका, परिकथा और खंड कथा नामक शब्द सर्वप्रथम अग्नि पुराण में ही मिलते हैं तथा बाद में दंडी ने आख्यान, आख्यानक और चित्रकथा नामक 3 अन्य पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। 1900 से 1910 तक का समय हिंदी कहानी का आरंभिक युग था। इसके बाद हिंदी कहानी प्रसाद और प्रेमचंद के साथ अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करती है। हिंदी में आधुनिक काल में विकसित गद्य रूप में जो कहानी लिखी गई और उसकी पहचान के जो प्रतिमान बने, वे पाश्चात्य जगत से प्रेरित हैं। पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी के नाम से अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में जो आख्यायिकाएं या कहानियां प्रकाशित हो रही थीं, लगभग उसी ढर्रे पर बंग भाषा में गल्प लिखी जाने लगी। किंतु भारतीय परंपरा में कथा तत्व के स्रोत हमारे गौरवशाली प्राचीन ग्रंथों में मिलते रहे हैं। वेदों की संवादी सूक्तियां, उपनिषद की रूपक कथाओं, देवी देवताओं, राक्षसों को केंद्र में रखकर रची गई पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत के वृतांतों में जीवन बोध, नीति, धर्म और दर्शन के जो संकेत मिलते हैं, वे मानव सभ्यता की आदिम जीवन शैली और सोच के साक्ष्य तो हैं ही, एक भूभाग की संस्कृति के दस्तावेज भी हैं। बौद्ध जातक, जैन पुरा कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां और हितोपदेश हमारी कथा परंपरा के खास पड़ाव हैं। उन सभी वृतांतों का उद्देश्य मनोरंजन से अधिक जीवन दर्शन का उद्घाटन, ज्ञान, नीति और लोक मर्यादा की शिक्षा का रहा है। कथा की यह समानांतर या विकासमान परंपरा बैताल पंचविंशति, सिंहासन द्वात्रिंशिका, शुक सप्तति, वृहत कथा तथा कथा सरित सागर आदि में दिखाई देती है। निसंदेह कहानी के प्रादुर्भाव के बाद चलेगी तो भारतीय परंपरा के इस कथा वृतांत को ओझल नहीं किया जा सकता। शायद इसी तथ्य को केंद्र में रखकर समालोचक डॉक्टर धनंजय वर्मा की यह धारणा रही
कि दुनिया का पहला कथा केंद्र भारत ही माना जाता है। लगातार 12 शताब्दियों तक सारी दुनिया को कहानियों का स्रोत यहाँ मिलता है। आदिम सभ्यता से लेकर विश्व की लगभग सारी संस्कृतियों को अपने कथा बीज यहीं से मिलते रहे हैं। किंतु 12वीं शताब्दी के अंतिम और 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारतीय चेतना अरब और फारस के संपर्क में आई। अलिफ लैला, हजार दास्तान, अनवार सहेली, हातिम ताई, गुलिस्ता बोस्ता जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर सहस्त्र रजनी चरित, लैला मजनू और शीरी फरहाद जैसी प्रेम कथाएं लिखी गई। वास्तव में विद्वानों की इस मान्यता से असहमत भी नहीं हुआ जा सकता कि उक्त कथाएं मात्र हिंदी की विरासत नहीं हैं, किंतु वे हमारी साझा विरासत है। यदि आधुनिक हिंदी कहानी में भी इन कथाओं के वस्तु तत्व, शिल्प तकनीक, भाषा प्रयोग और शैली के प्रेरणा संकेत मिलते हैं, तो ये ग्रंथ उनकी रचनाएं भारतीय भाषाओं और बोलियों की कथा रचनाओं के साथ हिंदी कथा की गौरवशाली परंपरा मानी ही जाएगी। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कहानी की पृष्ठभूमि में भारतीय आख्यायिकाओं की झलक लल्लू लाल की सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, माधवानल, इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, उदयमान चरित, राजा शिव प्रसाद की सितारे हिंद की प्रसिद्ध कहानियाँ, राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा आदि में देखी जा सकती है। किंतु इन कहानी नुमा रचनाओं को कहानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इनमें कौतूहल, कल्पना और चमत्कार का प्राधान्य है। ये रचनाएं कहानी के प्रयोग और आरंभिक प्रयास के रूप में देखी जाती हैं। कहानी गद्यात्मक विधा है और हिंदी में गद्य साहित्य का श्री गणेश भारतेंदु युग से माना जाता है। इसे हिंदी कहानी का प्रयोग काल कहा जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा जैसी रचनाओं में निबंध में कथा और कथा में निबंध के लक्षण देखने को मिलते हैं। भारतेंदु जी की एक और प्रारंभिक रचना मदालसा में पौराणिक वृतांत के सहारे समकालीन जीवन स्थितियों के संकेत मिलते हैं। ये रचनाएं कथा तत्व, कल्पनाशीलता और संवादों की जीवंतता से परिपूर्ण हैं। फिर भी इनमें वस्तु तत्व की मौलिकता और गद्य की अपेक्षित व्यवस्था के अभाव में इन्हें प्रारंभिक कहानियां नहीं माना जाता। हिंदी कहानी का विधिवत आरंभ 20वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस अवधि को हिंदी गद्य साहित्य के प्रसार का द्वितीय उत्थान कहा है और इसी कालावधि से साहित्यिक परिदृश्य में वैसी कहानियां प्रकाश में आने लगी थीं जैसी पश्चिमी जगत में लिखी जा रही थीं। आकार में संक्षिप्त और सामाजिक संदर्भ को समेटे हुए आधुनिक शैली की ऐसी कहानियों में औपचारिक जन्मदाता एडगर एलन पो ने इन्हें शॉर्ट स्टोरी कहा है और इसे परिभाषित भी किया है। हिंदी में आधुनिक कहानियों का आरंभ सरस्वती और सुदर्शन पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। सन 1900 से 1910 तक का काल आधुनिक हिंदी कहानियों का प्रयोग काल कहा जाता है। प्रयोग काल में प्रायः 3 प्रकार की कहानियां लिखी गई। पहला रूपांतर, दूसरा
अनुदित एवं तीसरा मौलिक। अंग्रेजी के संपर्क और यूरोपीय साहित्य के अध्ययन से बंग भाषा के लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों ने पाश्चात्य शैली का अनुकरण साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा उपन्यास और कहानियों में ज्यादा हुआ। बंग साहित्य में वह गल्प के रूप में प्रचलित हुई। इसमें इतिवृत्तात्मक वर्णन की अपेक्षा घटनाओं को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। जिस प्रकार बंग भाषा के नाटकों और उपन्यासों का रूपांतर हो रहा था, उसी प्रकार गल्प का भी अनुवाद हो रहा था। अनुवाद ही नहीं, रूपांतरण भी हो रहा था। अनुदित एवं रूपांतरित कहानियों के साथ सरस्वती और सुदर्शन में मौलिक कहानियां भी आती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक और मौलिक कहानियों का उल्लेख इस प्रकार किया है। इंदुमती लेखक किशोरीलाल गोस्वामी सन 1900 ईस्वी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी सन 1902 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास सन 1902 ईस्वी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल सन 1903 ईस्वी, पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी सन 1903 ईस्वी और दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखित सन 1907 ईस्वी। प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार आचार्य शुक्ल ने इन कहानियों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा है कि मार्मिकता, भाव प्रवणता और मौलिकता की दृष्टि से इंदुमती 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली हिंदी की आरंभिक और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। वे इंदुमती को आधुनिक युग की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। सरस्वती की भांति सुदर्शन में भी रूपांतरित, अनुदित एवं मौलिक कहानियां निकलती रहीं। गृहलक्ष्मी नामक पत्रिका ने भी कहानियों के प्रचार में बहुत योग दिया। इस प्रयोग काल में पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होने वाली इन कहानियों में प्रायः उपदेश वाली प्राचीन प्रवृत्ति मिलती थी। इस प्रकार से कहानियां प्राचीन भित्ति पर ही नया महल बनाने का प्रयास मात्र थी। दुलाई वाली जैसी कुछ कहानियां अवश्य थीं, जिसमें कथावस्तु, पात्रों में साधारण व्यक्तियों का चुनाव, स्थानीय रंगत की झलक और मनोरमण की सामग्री के कारण आधुनिक कहानियों की दिशा को निर्दिष्ट किया। प्राचीन कहानी से आधुनिक कहानी तक की कथा यात्रा विकास की स्वाभाविक परिणति थी। दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं था, बल्कि कला और शिल्प भी पृथक था। प्राचीन कहानियों की भांति आधुनिक कहानियां अब अतर्कसंगत, अविश्वसनीय तथा अति प्राकृत तत्वों से संवलित नहीं होती थी। आधुनिक कहानी का कथानक धीरे धीरे विश्वसनीय मानव जीवन का चित्र बन गया। कहानी में जीवन का सहज और निरायास चित्रण होने लगा। आधुनिक कहानियों में वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होने लगा। कहानियां अधिक प्रामाणिक और सटीक हो गईं। कहानी लेखन से अधिक महत्व शिल्प और शैली को दिया जाने लगा। प्राचीन कहानी से आधुनिक कहानी की यदि हम तुलना करें तो आधुनिक कहानियों की विशेषताएं स्वयं ही स्पष्ट हो जाएंगी। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मनोरंजन था। कहानी की सार्थकता पाठकों के मन बहलाव में ही थी, परंतु आधुनिक कहानी मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जाती है। उसमें जीवन के किसी न किसी समस्या पर गंभीर विचार किया जाता है। प्राचीन कहानियों में जो धार्मिक कथाएं आती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक उपदेश रहता है।
ये कथाएं मनोरंजन भी करती हैं, किंतु इनमें धर्म की शिक्षा प्रधान रहती है। बौद्धों के जातक कथाएं ऐसी ही हैं। ये लोक कथाओं द्वारा धर्म का उपदेश देते हैं। पुराणों की कथाएं भी धार्मिक उपदेश के लिए लिखी गई थी। यही बात जैनों के चरित्र साहित्य के लिए भी सत्य है। उसे भी जैन धर्म की शिक्षा हेतु लिखी गई थी। प्राचीन कथाओं में अस्वाभाविक तत्व अनिवार्य रूप में रहा करते थे। भूत प्रेत, पिशाच, पशु पक्षी, देवदानव, परियां आदि का समावेश यथार्थ की सीमा से परे था। घटनाओं की अस्वाभाविकता बालकों का मनोरंजन तो करती थी, परंतु बड़े होकर वे संदेह करने लगते थे। आधुनिक कहानी मूलतः मानव जीवन के यथार्थ प्रसंगों के चित्र लेती है, जिनमें अस्वाभाविक बातों की आवश्यकता नहीं रहती। प्राचीन कथाएं कच्ची बुद्धि के बालकों का मनोरंजन करती थी, जबकि आज की कथाएं परिपक्व मस्तिष्क वाले शिक्षित जनों को सोचने, विचारने और जीवन की सीमाओं का समाधान खोजने को प्रेरित करती हैं। प्राचीन कथाओं के नायक अधिकतर राजा या राजकुमार या ऐसे ही ऊंचे वर्ग के पात्र होते थे, परंतु आधुनिक कहानी ने इस दिशा में बड़ी क्रांति की है। इसके प्रधान पात्र हमारे समाज के साधारण या असाधारण सभी होते हैं। मनुष्य के समान अधिकार का यह प्रभाव लेकर आधुनिक कहानी पुरानी कहानी से भिन्न हो जाती है। प्राचीन कहानियों में विस्तार प्रायः अधिक रहता था। अपने काम से छुट्टी पाकर खाली बैठे हुए लोगों का मनोविनोद करने के लिए उनमें बेकार की बातें भी जुड़ी रहती थी। आधुनिक कहानी के पाठकों के पास समय की बहुत कमी हो गई है। उसे एक घटना भर पढ़कर एक प्रभाव ग्रहण करने का ही समय है, क्योंकि विविध दिशाओं से काम का दबाव पड़ता है, जिससे मनुष्य के लिए मनोरंजन का समय संकुचित यानी सीमित हो गया है। श्री रामकृष्ण दास का कथन है, आख्यायिका यानी कहानी चाहे किसी लक्ष्य को सामने रखकर लिखी गई हो या लक्ष्य विहीन हो, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ अवश्य किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करती है, क्योंकि मात्र मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य नहीं होता। कहानीकार जीवन के जिस लक्ष्य की ओर संकेत करता है या जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वही उसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार आधुनिक कहानी कला निरंतर विकासशील रही है और समयानुसार उसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन भी होते रहे हैं, जिससे उसकी विशेषता यह स्पष्ट कर देती है कि व्यापक रूप से वह अपने विकास पथ पर अग्रसर है। अंत में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस कहानीकार की अनुभूति, संवेदना जितनी गहरी और महान होगी, उसकी कहानी उतनी शाश्वत होगी, और जिस कहानीकार का उद्देश्य, उसका व्यक्तित्व जितना महान होगा, उसकी कहानी भी उतनी ही महान होगी।